नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स की। फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड जो होता है वो लिक्विड प्लस गैस दोनों को बोलते हैं। डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन कौन सी है? एंगल, स्ट्रेन, रिलेटिव डेंसिटी और रेनॉल्ड नंबर, ये सब डायमेंशनलेस है। फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करें तो फ्लो ऑफ लिक्विड जो होता है वो दो तरह से होता है, लेमिनार और टर्बुलेंट। लेमिनार में क्या होता है? वेलोसिटी निश्चित होती है, डायरेक्शन रेगुलर होती है, सरल रेखीय पथ या संचरण पथ होता है। और मार्च पास्ट सोल्जर जो होते हैं, जैसे कि मार्च पास करते हैं सोल्जर, वो इसका एग्जांपल हो गया लेमिनार फ्लो के। टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो उसमें वेलोसिटी परिवर्तित होती है, डायरेक्शन भी परिवर्तित होती है। टेढ़ा मेढ़ा रैंडम फ्लो होता है। टरबाइन में बहता हुआ जल इसका उदाहरण है। इसके बाद विस्कस फोर्स एंड विस्कोसिटी की बात करें तो तरल सदैव परतों के रूप में गति करता है, उसी के कारण इस तरह से ये परतें होती है। उसमें अगर गाढ़ा तरल होगा, थिकर होगा तो अधिक विस्कस होगा, विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा। थिनर पतला होगा तो कम विस्कस होगा, विस्कस फोर्स कम होगा। यानी कि विस्कोसिटी का मतलब चिपचिपा भी बोल सकते हैं। आइडियल फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं? आइडियल फ्लूइड्स नॉन विस्कस होते हैं और नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, व्यावहारिक नहीं है ये। आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस और नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। अब इसकी वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करें, जैसे कि ये परतें होगी, परतों के रूप में फ्लूइड फ्लो करेगा, ऊपरी परत में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और विस्कोसिटी के कारण निचली परत में वेलोसिटी मिनिमम होगी। इस तरह से वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस, इस तरह से ये चेंज होगा तो उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू dv/dx होता है, या फिर dv/dz भी उसको बोल सकते हैं। ये डिस्टेंस चेंज, ये वेलोसिटी चेंज हो गया। और इसकी वेलोसिटी ग्रेडियंट की जो यूनिट होती है वो सेकंड इनवर्स टाइम इनवर्स होती है, यानी सेकंड इनवर्स तो इसकी यूनिट होगी और डायमेंशन हो गया टाइम इनवर्स, टी इनवर्स। इसके बाद न्यूटन्स फॉर्मूला की बात करें, न्यूटन्स फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला किस किस पे डिपेंड करता है? एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया ऑफ लेयर, सतह का जो क्षेत्रफल होगा उस पर डिपेंड करेगा। एफ इज प्रोपोर्शनल टू dv/dx, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे प्रोपोर्शनल है। और इस तरह से एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए इंटू dv/dx। इसको जो कांस्टेंट के द्वारा सोल्व करेंगे तो न्यूटन्स फॉर्मूला निकल के आएगा, दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस इसलिए होगा क्योंकि वो ऑपोजिट ऑफ फ्लो, ये जो विस्कोसिटी होती है वो ऑपोजिट ऑफ फ्लो होती है, विस्कस फोर्स, ये विस्कस फोर्स नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ईटा ए dv/dx। ये ईटा जो होता है, ये ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, और इसकी वैल्यू होती है f/a dv/dx। ईटा इज इक्वल टू f/a dv/dx। डायमेंशन फॉर्मूला होता है ईटा का m1 l-1 t-1। इस तरह से यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। इसको बोलते हैं पॉइजनली या फिर पास, ये इसकी यूनिट, पॉइजनली या पास भी इसकी यूनिट होती है SI और MKS में। और CGS में इसकी यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर पोइजी। पोइजी जो होता है पॉइज, यानी कि 1 पोइजली इज इक्वल टू 10 पॉइज के बराबर होता है। अब इसकी बात करें डिपेंडेंस की, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? ईटा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के नेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। लिक्विड में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ईटा कम होगा, और गैस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो ईटा बढ़ेगा, यानी कि विस्कोसिटी बढ़ेगी। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर बढ़ेगा तो अणु पास आएंगे, वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगी और विस्कोसिटी बढ़ेगी। इस तरह से प्रेशर से विस्कोसिटी बढ़ेगी, लेकिन लिक्विड में तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि पी बढ़ेगा तो ईटा बढ़ेगा। और गैस में क्या होगा? गैसों में सामान्यतः कम प्रभाव पड़ता है प्रेशर का, लेस इफेक्ट। इसके बाद बात करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करें तो ये VC के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको रेनॉल्ड नंबर इससे रिलेटेड होता है क्रिटिकल वेलोसिटी से। क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करें तो जो वेलोसिटी जहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू, वेलोसिटी की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी जहाँ से उससे कम वेग पर तो तरल प्रवाह यानी कि लेमिनार होगा, और तरल प्रवाह इससे अधिक पर लिमिटिंग वैल्यू, क्रिटिकल वेलोसिटी से अधिक वेलोसिटी पर तरल का प्रभाव टर्बुलेंट होगा। और जो इसमें लिमिटिंग वैल्यू जो होती है वो 2000 होती है रेग्नाल्ड नंबर, यानी 2000 से कम लेमिनार और 2000 से ज़्यादा टर्बुलेंट फ्लो होगा। डिपेंडेंसी यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, उसके लिए प्रयोग किया रेनॉल्ड ने, यानी कि VC इज़ प्रोपोर्शनल टू ईटा, VC इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/ρ, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड उस पर उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और VC इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/d, यानी कि नली के व्यास के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस तरह से अपन VC का फॉर्मूला दे सकते हैं जो कि रेनॉल्ड ने दिया था, VC इज इक्वल टू R ईटा/ρd। यहाँ पे R रेनॉल्ड नंबर है, ये अपनी नियतांक है। इस तरह से R भी यहाँ से पता किया जा सकता है इस फॉर्मूले से। तो R इज इक्वल टू VC ρd अपॉन ईटा, VC ρd अपॉन N, VC ρd अपॉन ईटा।
इस तरह से ये रेनॉल्ड नंबर हो गया। रेनॉल्ड नंबर जो होते हैं यूनिटलेस, विमाहीन और दिशाहीन होते हैं। अगर लेमिनार फ्लो होगा तो रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होंगे, और रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से ज़्यादा होगा तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। इसके बाद बात करें संकीर्ण परास जो होती है बारीक नली के लिए, बारीक नली के लिए संकीर्ण परास होती है। रेंज जो होती है लगभग 1000 होती है, और रेंज 1000 से 3000 होती है नॉर्मली रेनॉल्ड नंबर की। इसके बाद स्टोक्स फार्मूले की बात करें, स्टोक्स फार्मूला ऑफ विस्कस फोर्स। स्टोक्स फार्मूला क्या कहता है कि जब किसी ठोस को स्पेरिकल वस्तु को ठोस में, जब किसी ठोस स्पेरिकल वस्तु को जिसकी रेडियस आर है समांगी द्रव ईटा में स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है, तो प्रारंभ में तो वेलोसिटी बढ़ेगी ड्यू टू ग्रेविटी, एंड तत्पश्चात वेलोसिटी नियत हो जाती है ड्यू टू विस्कस फोर्स एंड ब्यूएंसी। इस तरह से जैसे यहाँ इसमें डालेंगे तो पहले तो ये ग्रेविटी के कारण नीचे स्पीड बढ़ेगी, फिर उसके बाद ये नियत हो जाएगी क्योंकि इसमें फोर्स, ये स्टोक का फोर्स लगेगा विस्कस फोर्स और ब्यूएंसी दोनों के कारण। ये भी ब्यूएंसी फोर्स और ये विस्कस फोर्स दोनों के कारण ये हो जाएगा। ब्यूएंसी का आर्किमिडीज ने दिया था और विस्कस फोर्स स्टोक ने दिया था। इस तरह से स्टोक फार्मूला हो गया। स्टोक फार्मूले की बात करें तो दिस कांस्टेंट, ये जो नियत होगी, दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। गोले का द्रव में गिरना, इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। इसमें जो सिग्मा है वो द्रव का घनत्व है, और रो जो है वो पदार्थ का घनत्व है। इस तरह से ये रो, ये एम पदार्थ का मास हो गया, ये सिग्मा रो की घनत्व हो गया, ईटा इसकी विस्कोसिटी होगी, और वीटी इसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी, ये वीटी होगी, ये एफ जी इसका नीचे ग्रेविटी फोर्स हो गया। इसका वीटी कांस्टेंट होती है इसलिए त्वरण जो 0 होता है। इसके बाद ये टर्मिनल वेलोसिटी की फॉर्मूले की बात करें, इंपॉर्टेंट बात है कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वी टी इज इक्वल टू 2r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 ईटा। इस तरह से अभी इसकी डिपेंडेंसी भी पता करेंगे, यानी कि यहाँ तो अपन फॉर्मूला याद कर लेते हैं। इसके बाद ये इसका ग्राफ होता है, यानी कि डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी किस तरह से पहले तो बढ़ेगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो एफ वी, यहाँ से अपन फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स भी पता कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी इसमें डिपेंड हो करेगी। यानी कि एफ वी जो होता है 6 पाई ईटा आर वी के बराबर होता है, जहाँ पे एफ आर से प्रोपोर्शनल होता है, ईटा से प्रोपोर्शनल होता है, और एफ वी वी टी के भी प्रोपोर्शनल होता है। फ्लूइड में घर्षण इज प्रोपोर्शनल टू वेग। इस तरह से वी टी पर एफ जी जो होगा वो एफ वी प्लस एफ बी के बराबर होगा, यानी कि एफ जी एफ बी प्लस एफ वी के बराबर हो जाएगा। अपन बात कर रहे थे टर्मिनल वेलोसिटी की, दैट इज इक्वल टू 2r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 इंटू ईटा। तो इसकी डिपेंडेंसी की बात करें तो वी टी टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है रो, यानी कि बॉडी के डेंसिटी माइनस फ्लूइड की डेंसिटी के। अभी इसकी डिपेंडेंसी किस किस पे डिपेंड करती है, टर्मिनल वेलोसिटी घनत्व के अंतर, जो कि अपन ने यहाँ पे देखा, घनत्व के अंतर रो माइनस सिग्मा पे डिपेंड करती है, इसके प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा है द्रव का विस्कस कोफिशिएंट, ईटा पर डिपेंड करती है, यानी कि वी टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ईटा, यानी कि ईटा बढ़ेगा तो वी टी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, एंड वाइस वर्सा। लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ेगा तो ईटा कम होगा और वी टी बढ़ेगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर टर्मिनल वेलोसिटी भी बढ़ेगी। इसके बाद बात करें थर्ड डिपेंडेंसी, दैट इज रेडियस, यानी कि वी टी इज़ प्रोपोर्शनल टू r²। ये जो रेडियस होता है गोले का उसके प्रोपोर्शनल होती है r² के। तो इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा, और v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r अपॉन r2 का होल स्क्वायर, या फिर r इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r इज प्रोपोर्शनल टू रूट v भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये तो हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, जहाँ पे आर पे डिपेंड करेगा, इनके घनत्व के डिफरेंस पे, और ईटा पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से द्रव्यमान पर भी डिपेंड करता है। जैसा कि स्पेयर है तो स्पेयर में ये रेडियस और रो होता है, चूँकि द्रव्यमान जो रेडियस का होता है दैट इज इक्वल टू मास जो होगा वो इस तरह से इससे पता कर सकते हैं, यानी कि घनत्व रो इज इक्वल टू m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब होता है, यानी कि रो मास जो होता है वो रो और आर पे डिपेंड करता है। चूँकि आर और रो टर्मिनल वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी आर और रो पे डिपेंड करती है, तो मास पे भी डिपेंड करेगी। इस तरह से अपन इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ गया कि आर इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर 1/3, या फिर आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू m अपॉन रो, जहाँ पे पदार्थ के लिए नियत होता है रो तो पदार्थ के लिए नियत होता है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि वी टी टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो r² के तो प्रोपोर्शनल होती है, और m की पावर 1/3 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इस तरह से तो v2 अपॉन v1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू m2 अपॉन m1 की पावर 2 की पावर 3,
या फिर m2/m1 की पावर 1/3 इंटू स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये इसकी प्रोपोर्शनलिटी होगी द्रव्यमान के साथ। अब अपन बात करते हैं इनका जो ये डिपेंडेंसी थी, जैसे कि v/a इनकी ये जो बॉडी की डेंसिटी और फ्लूइड की डेंसिटी है उनमें जो अंतर था उसकी बात करें तो अगर रो इज़ ग्रेटर देन सिग्मा, फ्लूइड की डेंसिटी से अगर पदार्थ की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो Vt पॉजिटिव होगा और वस्तु एक समान वेग से नीचे गिरती चली जाएगी। जैसे कि इसका उदाहरण है वायुमंडल में वर्षा की बूंदें। इसके बाद अगर Vt 0 के बराबर होगा तो Vt अगर सिग्मा के बराबर होगा, Vt अगर सिग्मा के बराबर होगा तो क्या होगा, न तो गिरेगा न उठेगा, जैसे कि बादल तैरते रहेंगे। अगर रो जो है जैसे कि रो अगर सिग्मा के बराबर होगा तो Vt 0 हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी कि न तो गिरेगा न तैरते रहेंगे बादल। इसके बाद Vt यानी कि रो अगर सिग्मा से कम होगा तो उसमें Vt नेगेटिव होगा, वस्तु एक समान वेग से ऊपर गति करती रहेगी, जैसे कि जल में वायु के बुलबुले। इस तरह से इसका एप्लीकेशन हो गया टर्मिनल वेलोसिटी का। इसके बाद बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर एनर्जी बोल सकते हैं। मास कंजर्वेशन पर डिपेंड करती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, जिसका कहना है कि Q यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो कि इक्वल होता है v/t वेलोसिटी अपॉन टाइम के, या फिर v = al भी लिख सकते हैं। v = al लिखेंगे तो Q = v/t होता है, तो al/l हो जाएगा, तो a × v भी लिख सकते हैं, यानी Q रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड = av भी लिख सकते हैं। तो Q1 = Q2 ये होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, या फिर Q1 Q2 को अपन a1 v1 = a2 v2 भी लिख सकते हैं। तो ये होगी बर्नौली की कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो ए वी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यानी कि v इज़ प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a हो जाएगा, यानी कि v इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो v1/v2 = a2/a1 हो जाएगा, r2/r1 का स्क्वायर d2/d1 का स्क्वायर। इस तरह से ये इसकी कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात होगी। इसके बाद बहते हुए जल में विभिन्न प्रकार की एनर्जीज होती है। बहते जल में किस किस प्रकार की एनर्जी होती है उसकी बात करें तो प्रेशर एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। सामान्य अवस्था की बात करें तो उसमें प्रेशर जो एनर्जी होती है वो PV यानी कि दाब इंटू आयतन के बराबर होती है, और सामान्य अवस्था में काइनेटिक एनर्जी ½ होती है, और पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। लेकिन एकांक m हेतु यानी कि यूनिट मास हेतु EP जो होगी वो PV/m से डिवाइड कर देंगे तो P/d हो जाएगी, यानी कि प्रेशर एनर्जी P/d हो जाएगी यूनिट मास के लिए। काइनेटिक एनर्जी 1/2 v² हो जाएगी यूनिट मास के लिए, और पोटेंशियल एनर्जी G/h हो जाएगी यूनिट मास के लिए। एकांक वॉल्यूम अगर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो उसके लिए EP प्रेशर एनर्जी P के बराबर हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी ½ हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी mgh/v यानी कि dgh के बराबर हो जाएगी। इस तरह यानी कि m/v को d भी लिख सकते हैं, यानी कि dgh के बराबर हो जाएगी एकांक v के लिए। इसके बाद बर्नौली थ्योरम की बात करें तो इसने एक इक्वेशन दी थी, यानी कि जो 3 अपन ने एनर्जी देखी थी, ये जो एनर्जी टोटल होती है वो कांस्टेंट होती है अकॉर्डिंग टू बर्नौली ने क्या कहा था कि EP प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तीनों का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है फॉर ए लिक्विड। जैसे कि ये अपन ने फॉर्मूले देखे थे तो PV + ½ mgh कांस्टेंट होता है। एकांक द्रव्यमान के लिए P/d + ½ gh कांस्टेंट होता है। एकांक वॉल्यूम के लिए P + ½ dgh कांस्टेंट होता है। जैसे कि ये इस डायग्राम से देख सकते हैं, इस तरह से पाइप में यहाँ पे इसका ए ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ हाइट ज़्यादा है, यहाँ हाइट कम है, ये द्रव इसका मास इंटू डेंसिटी हो गया। इस तरह से इनके लिए ये लागू हो जाएगा। हेड शीर्ष पदों में, यानी कि हेड पदों में क्या होगा, G से डिवाइड कर देते हैं। हेड पदों के लिए इनको G से डिवाइड कर देंगे तो P/dg ये प्रेशर हेड हो गया, v²/2g ये वेलोसिटी हेड हो गया, और h जो होता है वो गुरुत्व या गुरुत्व हेड हो गया। इस तरह से ये तीनों मिलके भी कांस्टेंट होते हैं। अब अपन बात करें एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम की कौन कौन सी एप्लीकेशन है उनके बारे में बात करते हैं। पहली बात करें तो हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए बात करें, असमान काट के हॉरिजॉन्टल पाइप की, तो उसमें क्या होता है H1 H2 बराबर H मान सकते हैं, क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है तो उनकी हाइट जो होगी बराबर होगी। तो P1 - P2 जो होता है दैट इज इक्वल टू ½ d v2² - v1², यानी कि अगर P1 इज ग्रेटर देन P2 तो V2 इज ग्रेटर देन V1 हो जाएगा। P इज प्रोपोर्शनल टू A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, जहाँ पे दाब अधिक वहाँ वेग कम होगा, जहाँ
यानी कि इससे कह सकते हैं अपन कि जहाँ पे दाब अधिक होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, वहाँ पर वॉल्यूम कम होगा। इस तरह से ए वॉल्यूम कम होगा और ए ज़्यादा होगा, यानी कि दाब ज़्यादा होगा तो ए भी ज़्यादा होगा और वॉल्यूम कम होगा, ये इससे कह सकते हैं। इसके बाद इसका एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल वाल्व के लिए वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का जो सिद्धांत है वो इसी पे बेस्ड है कि यहाँ पे दो प्रेशर ये लगाए तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ प्रेशर कम होता है, क्योंकि इसका पारा ज़्यादा चढ़ेगा, इसका कम चढ़ेगा। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, यहाँ प्रेशर कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि ये यहाँ कम वेलोसिटी, यहाँ ज़्यादा वेलोसिटी। इसको फॉर्मूले से देख सकते हैं कि रेट ऑफ जो फ्लो होता है Q, दैट इज इक्वल टू A1 A2 अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करें तो V1 की बात करें तो V1 इज इक्वल टू A2 अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये तो हो गया V1। या फिर V1 इज इक्वल टू 2P1 माइनस P2 अपॉन रो A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर V2 की बात करें तो ये तो V1 हो गया, V1 के लिए तो यहाँ A2 आएगा, V2 के लिए यहाँ A1 आएगा। V2 इज इक्वल टू A1 अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, इस तरह से V1 V2 और ये पता कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है स्पिन करती हुई गेंद जो होती है वो अचानक स्विंग हो जाती है, इसको बोलते हैं मैग्नेस प्रभाव। स्पिन करती हुई गेंद अचानक स्विंग हो जाती है, इसको बोलते हैं मैग्नेस प्रभाव। दो सिरों के मध्य दाबांतर के कारण बल या थ्रस्ट प्रभावी हो जाता है, इसलिए स्विंग हो जाती है। थर्ड एप्लीकेशन है आंधी के समय चप्पर का उड़ना। फोर्थ है स्प्रे कनित्र का सिद्धांत, ये भी इस पर डिपेंड है। हार्ट अटैक जो होता है वो भी इसका एप्लीकेशन है। पिंग पोंग बॉल, ये भी इसका एप्लीकेशन है। एरोप्लेन के पंख का आकार जो होता है वो भी इसका एप्लीकेशन है बर्नौली थ्योरम का। जैसे कि बल इज इक्वल टू दाबांतर इंटू क्षेत्रफल जो होता है, उससे पंखुड़ी का क्षेत्रफल होता है, उसे पता कर सकते हैं। उत्प्लावन बल इज इक्वल टू पी मैक्स माइनस पी मिनिमम इंटू ये इसका एरिया हो गया। इस तरह से ये एरोप्लेन के पंख का आकार भी इससे डिसाइड होता है। इसके बाद बुनसन बर्नरी जो ज्वाला होती है वो भी इसको फॉलो करती है। ई प्लक्स वेलोसिटी की बात करें, ई प्लक्स वेलोसिटी जैसे कि ये टैंक है, इसमें एच हाइट का है, एच हाइट ऊपर से एच हाइट पर छिद्र हो गया तो ये एच माइनस एच हो जाएगी, और इसकी जो वेलोसिटी होगी उसको ई प्लक्स वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर छिद्र किया गया है। ये ए इसका एरिया हो गया और ये वायुमंडलीय दाब हो गया। ए अगर कम होगा तो वी ज़्यादा होगा, यानी कि इसका जो एरिया है वो अगर कम होगा तो वी ज़्यादा होगा, यानी कि बहिस्राव जो वेग होगा दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GH। ये याद करना है कि ई प्लक्स वेलोसिटी क्या होती है, इसको ई प्लक्स वेलोसिटी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GH मेजर बाय पीटीओ ट्यूब से भी इसको मापा जाता है, और ये एरोप्लेन में काम आती है। इस तरह से ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम।